नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा, जो कि अब नेत्रा के सम्मोहन से, नेत्रा ने उसे कहा था कि वो राजीव उससे अभी भी प्यार करता है, इसलिए वो अब राजीव के पास जाए। और यहाँ पर अंजलि भी राजीव के पास यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आ जाती है और इससे पहले राजीव कुछ भी कहता वो सीधे ही राजीव को हक कर लेती है। इधर राजीव अब अंजलि को दूर करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो, जरा अपने रिश्ते के बारे में तो सोचो। अब यहाँ पर अंजलि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तभी महेंद्र भी अब वहाँ पर आ जाता है और महेंद्र अब राजीव को कहता है, देखो इसकी आंखों में देखो, मुझे इसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही। अब राजीव भी जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे भी लगता है कि ये जरूर नेत्रा के संपर्क में आ गई है। अब यहाँ पर महेंद्र भी रामल उसे कहता है, अभी के लिए तो हम यहाँ पर अंजलि को ठीक कर देंगे, लेकिन फिर राजीव क्या तुमने सोचा है कि फिर तुम अंजलि को कहाँ पर रखोगे? क्योंकि अगर अंजलि दोबारा से मल्होत्रा हाउस में गई तो वो फिर से उस नेत्रा के संपर्क में आ जाएगी और नेत्रा को भी हम पर शक हो जाएगा। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ महेंद्र, तू कह तो ठीक रहा है, हमें जरूर अंजलि के बारे में कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। अब एक तरफ राजीव गुलेरिया यहाँ पर अब कुछ सोच ही रहा था तो वही महेंद्र भी अब कुछ सोच ही रहा था कि आखिर वो अंजलि मल्होत्रा को कहाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अंजलि को यहाँ पर गुलेरिया परिवार में भी नहीं छोड़ सकते हैं। गुलेरिया परिवार में अभी जो हाल थे वो राजीव से अभी तक छिपे हुए नहीं थे, ना ही महेंद्र से। उन्होंने देख लिया था कि ये लोग कैसे अब एक दूसरे के रिश्तों के खिलाफ हैं, तो भला वो अंजलि को तो यहाँ पर क्यों ही रखेंगे जब उन्होंने अनिका को भी यहाँ रखने से मना कर दिया। तो फिर उन्हें यहाँ पर मारवा हाउस की तो बात ही दूर है। अब राजीव अब यही सोच ही रहा था। वो अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं अंजलि को आलिशा के पास भेज दूँ, क्योंकि अब बची बस आलिशा, क्योंकि एक आलिशा ही है जो अंजलि को अच्छे से अपने पास रख सकती है और पूरी सेफ्टी के साथ। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। अंजलि राजमहल में ही सुरक्षित रहेगी, यहाँ आकाश के पास छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आकाश को तो खुद ही सुध बुध नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ये सब कहते हुए ही राजीव गुलेरिया की नज़र अब वहाँ पर लगे हुए अचानक से एक कैमरा पर जाती है। जैसे उसकी नज़र अब उस कैमरा पर जाती है तो अब वहाँ पर राजीव सोचता है, ओह शिट, ये क्या हो गया। यहाँ पर जब अंजलि आई होगी तो उस कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई होगी और अंजलि ने जो उसे एकदम से जो हक किया, जो उस कैमरे में वो सब कुछ भी कैप्चर हो गया होगा। अब मैं क्या करूँ। अब राजीव अब अनिका को यहाँ पर बहुत ही मिस कर रहा होता है। अब राजीव सोचता है कि अगर अनिका यहाँ पर होती ना तो मैं इस काम को उसे ही कह देता, बट मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये मेरी किस्मत कि अब अनिका यहाँ पर है नहीं। एनीवे, राजीव अब अपने फ़ोन से ही अब आलिशा को एक मैसेज करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि आलिशा, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी माँ यानी कि अंजलि मल्होत्रा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। और हाँ, वैसे तो ये काम मैं गुलेरिया हाउस के टेक्निकल हेड को दे सकता था, लेकिन ये काम मेरा थोड़ा सा पर्सनल है, इसलिए ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आई होप बेटा कि तुम्हें इससे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं तुम्हें गुलेरिया परिवार के सीसीटीवी कैमरे का लिंक सेंड कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो तुम इसकी मदद से मेरी और अपनी माँ की सारी ही फुटेज को डिलीट कर देना, क्योंकि इस फुटेज में कुछ ऐसा है, अगर ये यहाँ पर किसी और ने भी देख लिया तो बेफालतू में अंजलि के बने बनाए रिश्ते खराब हो जाएंगे। मेरा तो वैसे भी अब क्या कुछ ही बिगड़ेगा। अब ये सब लिखते हुए राजीव गुलेरिया अब इस मैसेज को अब यहाँ पर आलिशा के नंबर पर सेंड कर देता है और एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब उसे जो सही लगा उसने वो कर दिया था। इधर इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब राजीव गुलेरिया अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और
जैसे ही अब वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं वो देखते हैं कि महेंद्र पीरामल ने तो अंजलि की आंखों में अब तक उस स्प्रे को डाल भी दिया था। जैसे ही महेंद्र ने अब उसकी आंखों में वो स्प्रे डाला था तो उसकी वजह से अब एकदम से ही अंजलि की चीखें निकलने लगती हैं, क्योंकि जैसे ही वो स्प्रे अंजलि की आंखों में गया तो उससे अंजलि को अपनी आंखों में जलन का एहसास होता है। तो वहीं अब राजीव गुलेरिया भी अब अपनी गाड़ी को जल्दी से गुलेरिया परिवार के आउट हाउस के लिए ले लेते हैं, क्योंकि राजीव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी के शीशों को भी बंद कर देते हैं ताकि अंजलि के चीखने की आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। वहीं दूसरी तरफ अब तक धनंजय पीरामल वो भी आयशा मारवा के विला के सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो बेंगलोर जाने से पहले वो करण को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। इसलिए अब वो अपनी गाड़ी को अब वहां पर विला के सामने रोकते हैं और अब वो अपने कदमों को अब उस विला की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर के बाद अब दरवाजे के पास पहुंचने के बाद अब धनंजय पीरामल अपनी पॉकेट से अब उस चाबी को निकालते हैं और उस चाबी को निकाल कर अब उस दरवाजे को खोल देते हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो जल्दी से अब अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद अब वो दरवाजे को फिर से बड़े ही चौकसी के साथ उसे बंद कर देते हैं। बंद करने से पहले एक बार वो दरवाजे के बाहर चारों तरफ देखते हैं कि कहीं किसी ने उसे अंदर आते हुए तो नहीं देखा। और अब वहां पर अंदर जाने के बाद वो वहां पर सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। धनंजय पीरामल जैसे अब यहाँ पर सोफे पर बैठते हैं तो वो अचानक से ही अपनी उसी सोच में चले जाते हैं कि जब वो वहां पर रोहित की प्रेयर मीट के बाद जब उसने सोचा था कि उसे एक बार अपने दोस्त करण से पूछना चाहिए कि आखिर उसने उसके साथ ये सब क्यों किया। अगर उसे रोहित से कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो एक बार मुझसे कहता। इसलिए अपने सवालों को पूछने के लिए यहाँ पर धनंजय पीरामल स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस में गए थे। जैसे ही वो यहाँ पर उस दिन स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी वहाँ पर जब पार्क कर ही रहे थे तो वो देखते हैं कि यहाँ तो एक गाड़ी ऑलरेडी मारवा हाउस की गाड़ी थी जो कि अभी अभी स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलकर दूसरी तरफ मुड़ी थी। इसलिए एक पल के लिए तो धनंजय पीरामल ने सोचा कि शायद भूमिका और निखिल आए होंगे और वो अभी यहाँ से जा रहे होंगे, लेकिन अब दोनों उस तरफ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये गाड़ी अब मारवा हाउस के रास्ते से दूसरी तरफ मुड़ी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गई तब अब धनंजय पीरामल को लगता है लेकिन अगर ये वापस जा रहे हैं अपनी ड्यूटी से तो फिर ये उस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। ये सब सोचते हुए अब धनंजय पीरामल अब अपना पॉकेट से अब अपना फोन निकालते हैं और अब वो यहाँ पर भूमिका के फोन पर कॉल लगा देते हैं। यहाँ पर एक दो बार यहाँ पर धनंजय पीरामल ने भूमिका को कॉल लगाया, लेकिन भूमिका जो कि यहाँ भी अभी करण गुलेरिया को यहाँ पर आयशा मारवा के उस पुराने विला की तरफ लेकर जा रही थी। अपने ताऊ जी के इस नंबर को देखकर एक पल के लिए तो भूमिका भी हैरान हो गई थी कि आखिर उसके ताऊ जी उसे अभी क्यों कॉल कर रहे हैं। लेकिन उसने एक बार में धनंजय पीरामल का फोन नहीं उठाया तो अब दूसरी बार उसे धनंजय का कॉल आ रहा था और अब तीसरी बार इधर धनंजय पीरामल भी बार बार भूमिका को ही कॉल लगा रहे थे। अब भूमिका ने भी ना चाहते हुए अब फोन को परेशान होकर उठा ही लिया, क्योंकि अब भूमिका को भी लगने लगा था कि वो अगर बार बार फोन को नहीं उठाएगी तो उसके ताऊ जी उसे करते ही रहेंगे फोन। इसलिए कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं उन्हें कुछ जरूरी काम हो, इसलिए कुछ जरूरी काम के बारे में सोचकर अब वो फोन को उठाती है और सामने से भी यहाँ पर हेलो की आवाज आती है। तो इधर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, भूमिका तुम कहाँ पर हो। अब अपने ताऊ जी की इस बात पर अब भूमिका कहती है, ताऊ जी वो मैं अभी अपने हेडक्वार्टर में ही हूँ। आज वो क्या है ना कि बहुत काम है ना, तो मैं इंस्पेक्टर अब्बास के साथ अभी मीटिंग में बिजी हूँ। इधर भूमिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं, ये लड़की तो मेरे मुंह पर साफ साफ झूठ बोल रही है। अरे मैंने अभी तो इन्हें उस साइड जाते हुए देखा है, क्योंकि जरूर उस गाड़ी में भूमिका ही है, क्योंकि और कोई तो यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट में क्या ही करने आएगा।
लेकिन अगर ये मुझसे झूठ बोल रही है तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो ये मुझे झूठ कह रही है। ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाते बल्कि वो भूमिका का ही पीछा करने लगते हैं, क्योंकि धनंजय पीरामल को यही लगा कि पहले उसे भूमिका को देखना चाहिए कि आखिर वो इस रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों जा रही है। इधर कुछ देर का सफर तय करने के बाद धनंजय पीरामल ने जब अपनी गाड़ी को रोका तो वो जगह तो यहाँ पर आयशा का विला था, क्योंकि भूमिका और निखिल की गाड़ी भी यहाँ पर इसी विला के लिए ही निकली थी। इसलिए यहाँ जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो अब उस जगह को देखकर अब धनंजय भी खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिर भूमिका यहाँ पर इस विला में क्यों आई है। इस विला को तो धनंजय पीरामल कभी भी भूल नहीं सकते थे, क्योंकि इस विला में तो यहाँ पर आयशा मारवा रहती थी और जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे सालों पहले, जब इस विला में इन दोनों ने अपने लिए एक प्यारा सा सपना देखा था। अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ वो यहीं पर ही रहने वाले थे एक साथ, इसलिए भला इस विला को वो कैसे भूल सकते थे। इधर कुछ देर तक भूमिका पर नजर रखने के बाद अब उन्होंने देखा कि भूमिका और निखिल अभी अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे और साथ ही उनके साथ अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी थे। अब भूमिका और निखिल के साथ करण गुलेरिया को देखकर तो अब धनंजय पीरामल एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें मानो एकदम से ही 440 वोट का एक झटका लगता है। इसलिए उन्हें जाता हुआ देखकर वो कुछ देर तक तो चुपचाप बैठते हैं, लेकिन अब जब उनसे और गाड़ी में बैठकर इंतजार नहीं हुआ तो अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। तो वहीं भूमिका और निखिल दोनों ही अब करण गुलेरिया को उस विला के अंदर लेकर जा रहे थे। करण गुलेरिया को इनके साथ देखकर अब धनंजय पीरामल का गुस्सा तो अब अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि धनंजय पीरामल से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि करण ने तो खुद उसके बेटे को छत से धक्का दिया था, उसके बेटे की जान ली थी। तो भला वो यहाँ पर सलाखों कोई पीछे ना होकर उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया जा रहा है। एक तो उसे करण पर गुस्सा था और दूसरी तरफ भूमिका और निखिल पर भी, क्योंकि करण को वहां से सलाखों के पीछे से बचा कर लाने वाले भूमिका और निखिल ही थे। क्योंकि पूरी बात क्या है धनंजय पीरामल अभी ये नहीं जानते थे, लेकिन उसे अब इन तीनों पर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इधर वहीं दूसरी तरफ भूमिका और निखिल जैसे ही अब यहाँ पर इस विला के अंदर पहुंचते हैं तो अब उनके पीछे पीछे ही बिना किसी फिक्र के धनंजय पीरामल भी वहां पर आ जाते हैं। और वहां पर जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो इससे पहले के अभी यहाँ पर निखिल दरवाजा बंद करने वाला था तो एकदम से वहां पर धनंजय पीरामल को देखकर निखिल तो वहीं पर एकदम से स्टैचू की तरह बनकर खड़ा हो गया, क्योंकि निखिल वहां पर धनंजय पीरामल को देखकर निखिल को भी यकीन नहीं हुआ कि ये सब क्या हुआ। अब वो उन्हें क्या जवाब देंगे, क्योंकि मारवा हाउस और गुलेरिया परिवार के बीच में जितने भी सारे डिफरेंसेस अभी आए थे उन सब की वजह से भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ नहीं कहते। इधर भूमिका अभी निखिल को कहती है, निखिल कहाँ रह गए, इधर आओ ना। इधर अब निखिल जब उसे निखिल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो अब भूमिका खुद पीछे पलट कर देखती है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे निखिल वहां पे एक स्टैचू की पोजीशन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने स्टैचू कर दिया हो। इसलिए अब वो निखिल के पास आती है और कहती है, क्या हुआ है निखिल, तुम इस तरह से एक बुत बनकर क्यों खड़े हो गए हो। लेकिन जब उसने निखिल की नजरों की दिशा की तरफ देखा तो उसे सामने से अपने ताऊजी आते हुए दिखाई दे रहे थे। इधर अपने ताऊजी को वहां पर देखकर अब भूमिका के मुंह से सीधा ही निकलता है, ताऊजी आप यहाँ। इधर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब भूमिका और निखिल को अभी के लिए कुछ नहीं कहते, वो बस सीधा ही इस विला के अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद वो सबसे पहले करण गुलेरिया के पास चले जाते हैं। करण गुलेरिया के पास जाते ही वो यहाँ पर करण का कॉलर सीधे ही अपने हाथों से पकड़ कर कहते हैं, करण क्यों किया तुमने ऐसा। ये देखकर तो भूमिका कहती है, ताऊजी प्लीज इन्हें छोड़िए, अभी ये होश में नहीं है, अभी आप इन्हें कुछ भी मत कीजिए।
क्योंकि अगर आप इनसे जो भी बात करना चाहते हैं, जब ये होश में आए तो आप इनसे तभी बात करना। इधर ध्यान से देखिए, ये भी अब बेहोश हैं या आप ही। इधर ये कहते हुए ही भूमिका भी करण गुलेरिया को अब धनंजय पीरामल से दूर करती है। यानी निखिल ने भी अब तक विला को बंद कर दिया था और वो सभी अब यहाँ पर इस विला के अंदर ही थे। इधर भूमिका अब करण गुलेरिया को अब सोफे पर लेटा देती है तो वहीं धनंजय पीरामल अब उससे कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे इस तरह से चोरी छिपे करण गुलेरिया को वहाँ पर उस जेल से निकाल कर यहाँ पर क्यों लाया गया है? भूमिका, क्या तुम भूल गई हो कि इसने तुम्हारे भाई की हत्या की है? भला तुम अपने भाई के हत्यारे को इस तरह से कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो? अब अपने ताऊजी की इस बात पर भूमिका अब अपने फोन को निकालकर अब धनंजय पीरामल को एक वीडियो दिखाती है जिसमें था कि करण गुलेरिया रोहित को धक्का देते हैं। उन्हें वीडियो दिखाकर अब वो कहती है, ताऊजी जरा ध्यान से इनकी आंखों को देखिए। इनकी आंखों को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये अपने होश में ही नहीं है, क्योंकि जिस समय इन्होंने रोहित को धक्का दिया था उस समय ये खुद अपने होश व हवास में नहीं थे। अब भूमिका की इस बात को सुनकर धनंजय पीरामल एकदम से तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर भूमिका ये क्या कह रही है, लेकिन उसकी बात पर भरोसा करने के लिए अब धनंजय पीरामल अब उस वीडियो को देखने के लिए अब उसके फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और अब वो उस वीडियो को थोड़ा सा जूम करके बड़े ही ध्यान से देखते हैं। इधर कुछ देर के बाद उस वीडियो को देखने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या चलो मान लिया मैंने कि करण ने जो किया वो अपने सेंस में नहीं था उस समय, लेकिन मैंने अपने बेटे को खो दिया है और अब उसका कसूरवार मैं किसे ठहराऊं, क्योंकि चाहे ये अपने होश में नहीं था लेकिन ये काम तो इसी ने ही किया है ना। अरे मेरी बहू की हालत देखो, उसकी क्या ही हालत हो गई है। इधर अपने ताऊजी की ऐसी हालत देखकर अब भूमिका को भी बहुत ही बुरा लग रहा था। इधर अब धनंजय भूमिका से कहते हैं, भूमिका जरा अपनी ताई जी की हालत देखी है ना तुमने? अरे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी हालत देखो, अनिका, आयशा और यहाँ पर बच्चों की, इन सब की क्या ही गलती थी? इन सभी में मेरे परिवार की क्या गलती थी? इस बात पर अब भूमिका कहती है, ताऊजी मैं भी आपसे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर सच कहा जाए तो उनमें से किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा कीजिए कि क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं भी तो कुछ सोच समझ कर ही कर रही होंगी ना, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं बस आपको इतनी सांत्वना ही दे सकती हूँ। यहाँ पर अब भूमिका की बातों को सुनकर अब धनंजय उसे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। यहाँ पर ये सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी करण गुलेरिया को भी यहाँ पर धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे ही अब करण की आंखें खुली तो अब उन्होंने अपने आप को कहीं और ही पाया था, क्योंकि करण जब अपने होश में थे तो अब वहाँ पर वो उस जेल में थे, लेकिन अब यहाँ पर ये जगह उनके लिए एकदम से ही अजीब थी। और अब वो अपने सामने अपने दोस्त को यानी कि धनंजय पीरामल को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैंने रोहित को जान से नहीं मारा है धनंजय, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ है मेरे ही हाथों से हुआ है, लेकिन मैंने अपने होश व हवास में ये सब नहीं किया। धनंजय यार, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब चाहे मैं कितनी भी माफ़ी क्यों ना मांगूँ, लेकिन मैं रोहित को वापस तो नहीं ला सकता। तुम इसके बदले में जो भी सज़ा मुझे देना चाहते हो, मुझे तुम्हारी वो दी हुई सज़ा मंजूर होगी। लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि वो हरी आंख वाली वापिस आ गई है। ये सब कुछ उसी का ही किया धरा है। वो मुझे मिलने वहाँ पर आई थी, वो जेल में भी आई थी। करण गुलेरिया की भी ये बात सुनकर तो मानो धनंजय पीरामल को एकदम से ही एक शौक लगता है, क्योंकि करण क्या कह रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आया। और अब वो करण से कहते हैं,
क्या क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब कि वो नेत्रा यहाँ पर आ चुकी है। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हाँ वो आ गई है। ये जो कुछ भी हुआ है वो उसी की ही वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने ही ये सब मुझसे करवाया है। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने एक हाथ को अपने सिर पर मारते हैं और अब वो अपने ख्यालों में और इधर अपने ख्यालों में गुम धनंजय पीरामल को अब एहसास भी नहीं होता कि करण गुलेरिया अब उन्हें आवाज़ लगा रहे थे। इधर करण गुलेरिया अब अपने एक हाथ को धनंजय पीरामल के कंधे पर रखकर कहते हैं, बाई बाई क्या हो गया? तू कहाँ हो? कहाँ खो गया? क्या क्या हुआ है? मुझे प्लीज़ बता। अब यहाँ पर उनकी आवाज़ को सुनकर अब धनंजय पीरामल अब अपने सेंस में आते हैं और वो अब करण से कहते हैं, कुछ नहीं करण, बस इस नेत्रा ने नाक में दम कर रखा है। ये सुनते इधर करण गुलेरिया अब कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इस नेत्रा से मैं अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लूँगा, क्योंकि इसने मेरे हाथों से जो कराया है उसके लिए तो मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फेस पर मास्क लगा लेते हैं और वो अब धनंजय पीरामल से कहते हैं, तुम कैसे, तो हम अब कैसे जाएंगे बेंगलोर? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैंने बेंगलोर की फ़्लाइट टिकट की है और ये मैंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया है। हम दोनों गुलेरिया परिवार के आउट हाउस में वहाँ पर जाएंगे। अब चलें। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो अब धनंजय पीरामल के साथ अब उस विला से बाहर निकलकर अब उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो दोनों अभी आउट हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया परिवार के आउट हाउस में राजीव गुलेरिया पहुंच चुके थे और वो यहाँ पर पहुंचने के बाद वो अंजलि से कहते हैं, बाहर निकल जाओ अंजलि, तुम्हें आलिशा के पास जाना है। अब उनकी इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं राजू, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मेरे परिवार को अभी इस समय मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर जो हालात हैं, इन ऐसे हालातों में मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब अंजलि की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, इस वक्त तुम्हारा सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है अंजलि, क्योंकि अगर तुम सेफ रहोगी तभी तो तुम अपने परिवार को सेफ रख पाओगी। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो, यहाँ से तुम आलिशा के पास चली जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर न रहोगी तो तुम खुद ही सेफ नहीं रहोगी। तुम्हें याद है ना कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया था? राजीव की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, अनिका सब कुछ संभाल लेगी। इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ मुझे पता है कि अनिका सब संभाल लेगी, लेकिन इस वक्त तो अनिका की खुद ही हालत ठीक नहीं है, तो अब तुम ही बताओ ना अंजलि कि अनिका कैसे संभाल लेगी। इसलिए अभी के लिए तुम मेरी बात मान लो। यहाँ राजीव अब अंजलि को गुलेरिया हाउस के चौपर में बैठा देता है और अब वो अंजलि से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आलिशा सब संभाल लेगी, मेरी आलिशा से इसके बारे में बात हो चुकी है। इधर अब चौपर आसमान में उड़ने लगता है तो वहीं महेंद्र पीरामल अब राजीव से कहते हैं, चलो अंजलि तो सेफ हो गई, क्योंकि अंजलि तो अब सीधा ही आलिशा के पास जाकर रुकेगी। यह महेंद्र ने ये कहा ही था कि तभी अब राजीव कहता है, महेंद्र छुपो यहाँ से, नेत्रा यहाँ पर कैसे आई? ये कहते हुए ही राजीव और महेंद्र अब वहाँ पर आउट हाउस में बने एक सर्वेंट रूम में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों जब बात कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर नेत्रा आती हुई दिखाई दे गई। वो तो अच्छा हुआ कि राजीव ने इस टाइम से ही नेत्रा को वहाँ पर देख लिया। इधर लंदन में यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ रिया रेखा मूर्ति से कहती है, बड़ी मौसी आप मुझे नानी माँ की लाइब्रेरी में लेकर चलिए ना। अब रिया की ये बात सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, क्या बात है रिया, आपको वहाँ पर क्यों जाना है? इस बात पर अब रिया कहती है, वो मुझे एक बुक चाहिए थी। यहाँ रिया और रेखा मौसी की बातें हो ही रही थी कि तभी उनके कानों में अब आवाज़ आती है, रिया। जैसे ही वो दोनों उस आवाज़ की दिशा में जाती हैं तो
वहाँ पर बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका खड़े थे। इधर अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने देखकर अब रिया दौड़कर अपनी दोस्त के पास चली जाती है और वो अब उसे हक करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया लतिका। यहाँ पर अब बड़ी रानी और रेखा मौसी भी अब दोनों एक दूसरे को गले लगाती और यहाँ अब रेखा मौसी अब बड़ी रानी से कहती है, आप आइए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। अरे आप मुझे खुद बता देती, मैं आपको खुद लेने के लिए आ जाती। आप दोनों पहले फ्रेश हो जाइए। इधर ये सुनते ही बड़ी रानी भी कहती है, हाँ वो तो है, बट पहले हम अनिका से मिलना चाहते हैं। कैसी तबीयत है अब उसकी? इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, वो अभी सो रही है, जब तक वो उठेगी तब तक आप और प्रिंसेस लतिका फ्रेश हो जाइए। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही बड़ी रानी कहती है, श्योर। यहाँ पर अब रेखा मौसी बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका को उनका रूम दिखाने लगती हैं। तो इधर अब रिया कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरे साथ रहेगी ना बड़ी मौसी? इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, हाँ, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने रूम में लेकर जाइए। बड़ी मौसी की ये बात सुनते ही रिया अब लतिका को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ रेखा मौसी अब कहती है, अच्छा हुआ जो प्रिंसेस लतिका भी यहाँ पर आ गई, क्योंकि सच में उनके यहाँ आने से रिया का मन भी लग जाएगा। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी और रेखा मूर्ति रूम की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित की बाहों में सो रही अनिका की जब नींद खुली तो अब वो खुद को रोहित की बाहों से अब आज़ाद करते हुए वो बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर वापस आती हैं तो वहीं अनिका मिरर के सामने रेडी होने लगती हैं। अनिका ने आज यहाँ पर एक जंपसूट पहना हुआ था और उसने एक पोनीटेल बनाई हुई थी अपने बालों से और अब वो पूरी तरह से रेडी हो गई थी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब अनिका का फ़ोन बजने लगता है। अनिका जैसे ही अब अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन की आवाज़ से उस तरफ देखती है तो यहाँ पर निखिल उसे फ़ोन कर रहा था। निखिल का फ़ोन अपने नंबर पर फ्लैश होता हुआ देखकर अब अनिका अपने फ़ोन को उठाकर हेलो कहती है तो सामने से अब उसे आवाज़ आती है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपको आने में और कितना समय लगेगा मैडम? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ, बस आधे घंटे में मैं वहाँ पर आ रही हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने फ़ोन को अब वो एक साइड रखने के बाद अब वो पीछे मुड़कर अनिका अब रोहित की तरफ देखती है तो वो अब अपने मन में ही कहती है, कितने भी थके हूँ मिस्टर मारवा, इनको रोमांस तो जरूर करना होता है। ये सोचकर ही अब वो एक स्टिकी नोट से अब एक पेपर निकाल कर उसमें लिखती है कि मिस्टर मारवा मैं जा रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये लिख कर अनिका अब उस स्टिकी नोट को वहाँ पर दरवाजे पर चिपका देती है और अब अनिका वहाँ से निकल जाती है।